नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार पहुंचा लाउड स्पीकर विवाद, नीतीश बोले ये सब फालतू चीज। मंत्री जनक राम ने कहा कानून से बड़ा धर्म नहीं प्रदेश में लागू हो। वहीं भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, अगले 48 घंटे धूल भरी आंधी और बारिश के लिए रहे तैयार। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, 13 एजेंडों पर लगी मुहर। और कोरोना की चौथी लहर में बिहार में पहली मौत, पटना में एक बुजुर्ग की कोरोना से हुई मौत। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार पहुंचा लाउड स्पीकर विवाद, नीतीश बोले ये सब फालतू चीज। मंत्री जनक राम ने कहा कानून से बड़ा धर्म नहीं प्रदेश में लागू हो। देश भर में जारी लाउड स्पीकर विवाद अब बिहार भी दस्तक दे दिया है। इसे लेकर अब सरकार में दो राय बन गई है। गठबंधन को फाड़ नजर आने लगा है। बिहार सरकार ने मुखिया नीतीश कुमार जहां इसे फालतू बता रहे हैं, वहीं बीजेपी के मंत्री ये भी धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर बैन करने की मांग कर रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम तारकिशोर फिलहाल इस विवाद से बचते दिख रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि लाउड स्पीकर बैन की बात करना फालतू है। उन्होंने कहा बिहार में इन सब चीजों से हम लोग सहमत नहीं हैं। यह सब फालतू चीज है, जिसको जो कहना है कहे, हम सहमत नहीं हैं। इससे पहले भी नीतीश कुमार ने कह चुके हैं कि पूजा के नाम पर विवाद करने वालों का धर्म से कोई मतलब नहीं है। इस विषय पर विवाद करने वाला सही आदमी हो ही नहीं सकता। वहीं बीजेपी नेता सरकार में मंत्री जनक राम ने कहा कि कानून से बड़ा धर्म नहीं है, कानून से देश और प्रदेश चलता है। यूपी में यह कानून लागू हुआ है तो इसका असर बिहार में भी पड़ेगा। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि अगर बिहार में यह कानून आया तो यहां से भी हटेगा। वहीं जेडीयू नेता और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में बीजेपी के जो लोग भी सलाह दे रहे हैं उन्हें इस तरह की जानकारी होनी चाहिए कि बिहार में अकेले बीजेपी की सरकार नहीं है, यहां एनडीए की सरकार है, उसके मुखिया नीतीश कुमार है। जब तक सरकार के मुखिया नीतीश कुमार है तब तक बिहार में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसको लेकर कोई बहुत विवाद हो या जनता के बीच गलत मैसेज जाए। भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, अगले 48 घंटे धूल भरी आंधी और बारिश के लिए रहें तैयार। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। राज्य भर में राहत के बाद गया और औरंगाबाद सहित 7 जिलों में प्रचंड गर्मी की स्थिति बनी हुई है। शुक्रवार को गया और औरंगाबाद में हीटवेव की स्थिति रही। गया और औरंगाबाद में शुक्रवार को इस सीजन की सबसे अधिक गर्मी रही। गया का पारा 44.1 डिग्री व औरंगाबाद का 44.2 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बांका, जमुई, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा को छोड़कर राज्य के अन्य 31 जिलों में आंधी पानी की चेतावनी जारी की है। 30 अप्रैल और 1 मई को 31 जिलों में गरज के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में आंधी की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। आंधी पानी के बाद राज्य भर के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट के आसार हैं। बताते चले कि शुक्रवार को लू की चपेट में रहने वाले अन्य जिले में बांका, जमुई, कैमूर, रोहतास और नवादा शामिल है। राज्य के 6 जिलों में पारा 40 या उससे पार होने की वजह से दिन भर लोग बेहाल रहे। रोहतास के डेहरी में अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री दर्ज किया गया। पटना सहित अन्य शहरों में जहां तापमान में गिरावट आई वहां भी पसीने वाली गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। दरअसल राज्य के अधिकतर भाग में पूर्वा का प्रभाव बना हुआ है। इस वजह से नमी लेकर आ रही हवाएं सूर्य का ताप पाकर पसीने वाली गर्मी बढ़ा रही है। मौसम विभाग ने बांका, जमुई, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा को छोड़कर राज्य के 31 जिलों में आंधी पानी की चेतावनी जारी की है। कोरोना की चौथी लहर में बिहार में पहली मौत, पटना में एक बुजुर्ग की कोरोना से हुई मौत। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां कोरोना से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। कोरोना की चौथी लहर के बीच पटना में कोरोना से मौत का पहला मामला सामने आया है। बिहार में कोरोना की चौथी लहर के बीच एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। सांस लेने में तकलीफ होने के बाद कोरोना संक्रमित अर्जुन प्रसाद 5 दिन से अस्पताल में भर्ती थे। जब उनकी हालत बिगड़ने लगी तब उन्हें दिल्ली में ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं राजभवन में प्रशासनिक सेवा के एक बड़े भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना संक्रमण का मामला आते ही कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग तेज कर दी गई है। मरीज के संपर्क में आए लोगों की कोरोना टेस्ट कराई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर अलर्ट मोड पर है। देश दुनिया में कोरोना की रफ्तार फिर से एक बार बढ़ने लगी है। भारत में कोरोना से 28 अप्रैल को 60 लोगों की मौत हुई। यह आंकड़ा पिछले दिन के मुकाबले 1.5 गुना है। 27 अप्रैल को 39 लोगों की मौत हुई है। महामारी की शुरुआत से अब तक देश में कुल 5.33 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। और बताते चले देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3377 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 2496 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे लोगों की संख्या भी 17801 पर पहुंच गई है। बीते दिन कोरोना के लिए 4.73 लाख सैंपल टेस्ट किए गए हैं। इससे पहले गुरुवार को 3303 और बुधवार को 2937 नए मामले दर्ज किए गए थे।
उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा बढ़ाई गई, नीतीश सरकार ने Y+ सुरक्षा दिया। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा को लेकर सरकार को मिले फीडबैक के बाद यह फैसला लिया गया है। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष अब बिहार पुलिस के खास कमांडो दास्ता के काफिले के साथ चलेंगे। नीतीश सरकार ने उपेंद्र कुशवाहा को Y+ सुरक्षा की सुविधा देने का आदेश जारी कर दिया है। बिहार सरकार के गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार के विशेष सचिव विकास वैभव ने पुलिस महानिदेशक एवं अपर पुलिस महानिदेशक पटना को पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने की जानकारी दी है। 21 अप्रैल 2022 को राज्य सुरक्षा समिति की बैठक में यह अनुशंसा की गई थी कि बिहार विधान परिषद सदस्य पर्यटन विकास समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाए। सरकार के विशेष सचिव विकास वैभव ने बिहार पुलिस महानिदेशक एवं अपर पुलिस महानिदेशक पटना को राज्य सुरक्षा समिति की बैठक में राज्य सरकार के द्वारा लिए गए उपयुक्त निर्णय के आलोक में Y+ श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, 13 एजेंडों पर लगी मोहर। मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। नीतीश कैबिनेट ने कुल 13 एजेंडों पर मोहर लगाई है। बिहार संग्रहालय ने पटना संग्रहालय को भूमिगत रूप से जोड़ने के लिए 373 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है। सबवे निर्माण की स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नामित करने की प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 13 एजेंडों पर मोहर लगी है। पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 46 करोड़ 4,21,000 की स्वीकृति दी गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य स्तर से लेकर स्वास्थ्य उपकेंद्र स्तर तक कार्यरत संविदा कर्मियों जिनका अधिकतम मानदेय 15,000 रुपए है, उन सभी को EPF का लाभ दिया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में 702 डेंटल हाइजीनिस्ट के पदों का सृजन किया गया है। वहीं जिन व्यक्तियों को मौत कोरोना से हुई है, उनको निकटतम परिजन को 4 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए 200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। नई दिल्ली स्थित बिहार भवन, बिहार निवास एवं नवनिर्मित बिहार सदन के रख रखाव एवं संचालन के लिए विभिन्न वर्गों में कुल 44 पदों पर बहाली की स्वीकृति दी गई है। बिहार कैबिनेट का फैसला, जल्द लागू होगी मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना, मरीजों को मिलेगा बेहतर और तुरंत इलाज। बिहार में मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना लागू होगी। इस योजना से राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को आम जनों तक सुलभ करने में सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य सुविधाओं का डिजिटल तकनीक के माध्यम से अधिकतम लाभ प्राप्त करने में इससे मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना को अगले 5 सालों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से 26-27 तक के लिए 300 करोड़ की भी स्वीकृति दी गई। कैबिनेट बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस योजना के लागू होने से डिजिटल का उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ेगा। मरीजों के बेहतर और त्वरित इलाज में इसका लाभ मिलेगा। शीघ्र ही स्वास्थ्य विभाग इस योजना को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। एक अन्य फैसले में सष्टम केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे हैं राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को 196% के स्थान पर 203% महंगाई भत्ता मिलेगा। इस वृद्धि का लाभ 1 जनवरी 2022 के प्रभाव से कर्मियों को मिलेगा। वित्त विभाग जल्द ही महंगाई भत्ता की वृद्धि का आदेश जारी करेगा। तेज प्रताप का स्टिंग के बाद स्टंट, 9 पत्रकारों को भेजा मानहानि का कानूनी नोटिस। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव खुद को सुर्खियों में बनाए रखते हैं। कभी बयानों को लेकर तो कभी अपनी कार्यशैली के कारण उनकी चर्चा होती ही रहती है। पत्रकारों का स्टिंग करने के बाद अब तेज प्रताप ने 9 पत्रकारों के खिलाफ मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है। इस नोटिस को खुद तेज प्रताप ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पत्रकारों को मैंने मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा। तेज प्रताप की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नवल किशोर झा ने नोटिस तैयार किया है। इस नोटिस में 9 लोगों का नाम है। इन 9 लोगों को अलग अलग चैनलों और वेबसाइटों का पत्रकार बताया गया है। 2 दिन पहले पत्रकार का स्टिंग करने का दावा करते हुए तेज प्रताप ने YouTube पर वीडियो जारी किया था। पत्रकार पर खुद को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया था। यह भी कहा था कि पूर्व सीएम और हम के नेता जीतन राम मांझी के आवास पर उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। और बताते चले कि YouTube पर जारी एक वीडियो में तेज प्रताप ने अपना इंटरव्यू लेने आए एक कथित पत्रकार को एक्सपोज करने का दावा किया है। तेज प्रताप पहले उस कथित पत्रकार से अपने आवास में बात करते नजर आते हैं। पत्रकार को पहले कैमरा रखने के लिए कहते हैं और फिर बातचीत के लिए बुलाते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि इंटरव्यू लेने की बजाय कथित पत्रकार कैमरा बाहर रखने के बहाने वहां से भागता है। इसी बीच तेज प्रताप अपने आवास से बाहर आकर उस कथित पत्रकार का पीछा करते हैं और इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं, लेकिन पत्रकार वहां से निकलकर अपनी कार से भाग जाता है। इसके बाद तेज प्रताप अपनी कार से में सवार होकर उस कथित पत्रकार का पीछा करने लगते हैं।